नहीं तो एक मैं अगला जो आप बात कर रहे थे उससे ही रेलिवेंट एक और क्वेश्चन बनता है। ये तो बात की आपने जो यहाँ पर चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, आपने 52 कंट्रीज में विजिट किया। दूसरे कंट्रीज में आपको किस टाइप के चैलेंज को फेस करना पड़ा? एक तो जो वीजा की बात की आपने, पासपोर्ट पे बात की। अदर देन दैट आपको बीइंग पाकिस्तानी पाकिस्तानी एम्बेसडर सॉर्ट ऑफ लाइक आपको किस टाइप के चैलेंज को फेस करना पड़ा और आपने उसको कैसे ओवरकम किया? देखिए, सबसे पहली बात जैसे मैंने अर्ज किया आपको कि सबसे बड़ा चैलेंज ही वीजा का प्रोसेस है कि आप सबसे पहले वीजा ले लें। वो अपने आप में एक डिग्री है ना, क्योंकि वो आप ये नहीं कि एम्बेसी में गए और आपने बोला सर मैं सैयद फहद हूँ या मीडिया डॉक्टर हूँ या मैं प्रेसिडेंट हूँ या मैं फलाना सोसाइटी का वो हूँ, आप मुझे वीजा दे। उनके लिए तो सब बंदे बराबर हैं। अब आपने डॉक्यूमेंट्स दिए, अब वो डॉक्यूमेंट्स पे आपको जज करते हैं, आपकी हिस्ट्री पे आपको जज करते हैं। बट इमेजिन मैंने 52 कंट्रीज जाने के बाद भी मुझे इतना बड़ा चैलेंज फेस होता है कि मैं आज भी रिजेक्शन फेस करता हूँ। तो मैं हैरान होता हूँ कि जो लोग पहली दफा अप्लाई कर रहे हैं वो बेचारे कैसे। अब फर्ज करें ना, मैंने 52 कंट्रीज के डॉक्यूमेंटेशन खुद किए हैं। अब 52 कंट्री की मैं वो बात नहीं कर रहा कि मैं सिर्फ 52 कंट्रीज गया हूँ, मैं एक कंट्री कई बार भी गया हूँ। तो वो प्रोसेस से तो मुझे गुजरना पड़ा है ना बार बार। अच्छा तो इसमें आप अब मेरी डॉक्यूमेंटेशन एक और चीज बता दीजिए कि कुछ कंट्रीज के नेम ले दें कि जहां पे आप गए हैं और जहां पर आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़ रही है, हम ताकि हमारी ऑडियंस मैं आपको उस तरफ आता हूँ ना। तो ये भी अच्छा सवाल आपने ऐड किया उसमें, तो मैं इसको भी लिंक करता हूँ। तो अब जैसे मैं अर्ज कर रहा था, अब मैं कंपेयर करता हूँ अपने आप को एक ऐसे बंदे से जो जिसने पहली दफा वीजा अप्लाई किया है। तो वो बेचारा, तो चांसेस मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ बहुत वीक होंगे। बट अगेन किस्मत का भी इसमें बड़ा रोल है। जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसके मूड पे भी बड़ा डिपेंड करता है, जो आपकी एप्लीकेशन रिव्यू कर रहा है उस पर भी बड़ा डिपेंड करता है। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बाज दफा आप कोई ऐसे इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ टकर जाते हैं जो आपको पसंद ही नहीं करेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज को या आपकी पर्सनालिटी को। तो आप कुछ भी इसके सामने रख दे वो आपको रिजेक्ट ही करेगा। जैसे बहुत पुरानी बात है, जब यूएस का एक वीजे के लिए हम गए थे फैमिली के साथ। बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। तो उसमें उन्होंने इतनी इरिटेटेड थी, उसने हमें सीधा बोला कि आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं उनके लिए मैं आपको 4 वीजे देती हूँ, आप खुद ही लोग सिलेक्ट कर लेंगे किसको जाना है। ओह माय गॉड। मैं नहीं सिलेक्ट कर रही, आप खुद बता दें कि हाँ। वो मतलब वो इतनी इरिटेट हो गई थी सवाल पूछ के। प्रोबेबली उसको मेरे वालिद साहब का जवाब देना अच्छा नहीं लगा होगा या तरीका अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि सुने, मैं आपको 4 वीजे देती हूँ, आप खुद ही सिलेक्ट करें। अब रिसेंटली जैसे कनाडा का मैंने अप्लाई किया, कनाडा ने मुझे रिजेक्ट किया इस रीजन की वजह से कि मेरी इस वजह से उन्होंने किया कि मेरे फैमिली टाइज कनाडा के बाहर अच्छे नहीं है। अब इत्तेफाक से मेरी फैमिली जो है वो कनाडा और यूएस में रहती है सारी। पाकिस्तान में मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। मैं खुद भी अकेले दुबई में रहता हूँ। तो अब उनका रीजन ये था कि मैं शायद वहां जाऊंगा, डेफिनेटली मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहूंगा, वापस नहीं आऊंगा। तो उन्होंने मुझे इस लिटरली ये लिख के भेजा कि आपके योर फैमिली टाइज आउटसाइड कनाडा इज नॉट स्ट्रॉन्ग। तो अब मैं कैसे उनको ये बात मैं उनको कैसे बताऊं कि मेरी भले फर्ज करें जिसकी जिंदगी में जो इकलौता पैदा हुआ हो और उसके कोई बहन भाई ना हो, और उसकी अगर फर्ज करें गलती से उसके माँ बाप किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हो, तो वो अपने मुल्क से कैसे वो टाइज डिफाइन करेगा। मैं ये कैसे प्रूव करूं कि जी मेरे भाई भी इस मुल्क में रहते हैं। मैं क्या उनकी प्रॉपर्टी के कागजात ला के दिखाऊं उनको? और अगर ऐसा है तो आप एक अपने कोई सेक्शन में, अपने कोई एप्लीकेशन में जगह डालें ना कि जी आप कोई ये भी प्रूफ हमें दिखाएं कि आपके फैमिली टाइज कितने स्ट्रांग है अपनी कंट्री में। ये तो आपने कहीं एप्लीकेशन में लिखा ही नहीं है। ये तो आपने से मुझसे ये पूछा था एप्लीकेशन में कि आपके कितने बहन भाई हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब आपने मुझसे ये तो नहीं पूछा कि मेरे भाई की कितनी प्रॉपर्टीज हैं, मेरी कितनी प्रॉपर्टीज हैं, मेरी कितनी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, मेरी कहाँ का इन्वेस्टमेंट है। अभी सवाल तो आपके एप्लीकेशन प्रोसेस में कहीं पे भी नहीं था। यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे वहां पर भी नहीं था। अब आप उसकी बेस से मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आप या तो मुझसे मांगते और मैं आपको अगर प्रूफ नहीं कर पाता तो अब आप मुझे रिजेक्ट करते, तो आपका राइट था। ये कब की बात है? अब आप मुझसे एक चीज पूछ ही नहीं रहे। ये अभी की रिसेंटली समझे, आप कुछ दिनों पुरानी कह सकता हूँ मैं ना। तो मैं अगर क्योंकि मुझे एक वेडिंग अटेंड करना है ना, मेरी फैमिली की एक वेडिंग हो रही है वहाँ पे कनाडा में, मुझे वो अटेंड करने जाना है। ठीक है। तो ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, और ये 52 कंट्रीज ट्रैवल करने के बाद है। अब इसी वजह से मैं, अच्छा मेरे पैसे भी तो लगे ना। अब आप समझे मेरे ऑलमोस्ट 50-60 हजार रुपए पाकिस्तानी रुपए लगे होंगे पूरे प्रोसेस में, राइट?
तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई कंपनसेशन नहीं है आपको। अब यही वजह से मैं बहुत ज्यादा इरिटेट होता हूँ कि एक तो स्पॉन्सर नहीं है आपके पीछे, एक तो कोई सपोर्ट नहीं है। अब आप ये सब चीजें खुद कर रहे हैं और उसमें ये चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं कि अब 40-40 हजार, 50-50 हजार रुपए। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ वियतनाम की, मैं वियतनाम गया। वियतनाम जाने के लिए उन्होंने मुझे बोला कि वीजे की फीस होती है नॉर्मल, अगर आप समझे पाकिस्तानी 14-15 हजार रुपए होगी कुछ ऐसी, जब मैं जा रहा था उस टाइम पे। अच्छा, मैं आपको ये सब मैंने अप्लाई दुबई से किया, लेकिन मैं आपको कन्वर्ट करके पैसे बता रहा हूँ, जस्ट कि जो हमारी ऑडियंस है वो भी थोड़ा रिलेट कर सके ना। मैं उनको दिरहम में बोलूंगा तो शायद उनको कन्वर्जन समझ नहीं आएगा, बिल्कुल। तो मैं उनके लिए आसानी बनाने के लिए पाकिस्तानी करेंसी यूज कर रहा हूँ। लेकिन ये सारा प्रोसेस दुबई में हुआ है मोस्टली। अब वियतनाम की एम्बेसी में गया हूँ अप्लाई करने, वो कहते हैं कि भाई 15,000 रुपए की बजाय अगर तुम फर्ज करो मैं 50-60 हजार रुपए दो तो मैं तुम्हें आज ही वीजा दे देता हूँ, लेकिन अगर तुम 50-60 हजार रुपए नहीं दोगे तो तुम ऐसा करो कि कुछ दिनों के बाद मिलेगा वीजा। तो मैंने कहा मैं दोबारा एम्बेसी जाऊंगा, आऊंगा, वो दूसरे शहर में है, मैं दुबई से अबू धाबी जाऊं। अब दुबई से अबू धाबी जाने आने में ही आपके पेट्रोल की कम से कम आप समझे 15,000 रुपए कुछ ऐसे लग जाते हैं। तो मैंने कहा मैं जाऊंगा दोबारा, फिर 2 घंटे का टाइम भी है। मैंने कहा अब ये करने से अच्छा मैं इससे अच्छा मैं खुद ही पैसे ज्यादा दे के ले लूं और इनकन्वीनियंस से बचूं। अब इसी तरह मैं फिलीपीन में था, फिलीपीन से मैंने जब कंबोडिया का वीजा अप्लाई किया तो उन्होंने मुझे ये मुझसे उन्होंने तकरीबन आप समझे $20 के करीब, $25 के करीब एक्स्ट्रा लिए। तो मैंने कहा आपने मुझसे ये क्यों एक्स्ट्रा लिए? उन्होंने कहा ये तुम्हें वीजा देने की है क्योंकि अच्छा, तुम्हारा पासपोर्ट बहुत वीक है, यूजुअली हम पाकिस्तानी को वीजा नहीं देते। इसी सवाल में आपको यहाँ रोकूंगी। ये सब कुछ जो आपको पेन अफोर्ड करनी पड़ी है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि यू हैव ग्रीन पासपोर्ट, एम आई राइट? जी, मैं और अभी आप इमेजिन करें कि मैं पासपोर्ट की बात से आगे नहीं निकला हूँ, और चैलेंजेस हैं जो आपका सवाल है मैं उस पर भी आता हूँ। जी मैं बिल्कुल। तो अभी आपसे सिर्फ पासपोर्ट की चैलेंज पे लड़ रहा हूँ इस वक्त ना। मेरा आर्ग्यूमेंट आपसे भी यही हो रहा है कि मैं एक ऐसा पासपोर्ट लेके बैठा हूँ जहां पर मैं पूरी दुनिया में कहीं भी जाऊँ ना। मैंने अभी आपको किस्सा सुनाया पाकिस्तान का, मैंने आपको किस्सा सुनाया दुबई का, फिर मैंने आपको किस्सा सुनाया फिलीपीन का। ये हर जगह ऐसी हो रहा है। मैं जिस जगह पे जाके एम्बेसी से अप्लाई करता हूँ वीजा, ये नहीं कि नहीं मिलता। आप समझे मेरे, अगर फर्ज करें मैंने 100 अप्लाई किए तो 100 में से मुझे 95 वीजा मिले हैं, लेकिन 5 जो रिजेक्ट भी तो हुए। लेकिन जो 100 वीजा 95 वीजा जो मुझे मिले हैं, तो 95 वीजा के मैंने पैसे भी तो आप समझे एक आम आदमी से ज्यादा दिए हैं। जहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज को वीजा अराइवल पे मिलता है, जहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज के पासपोर्ट जब उतरते हैं उनको वीजा मिलता है बगैर किसी पैसे के, या फर्ज करें 5,000 रुपए पाकिस्तानी पे या 3,000 रुपए पाकिस्तानी पे, वहां पर मैं उन्हीं वीजा के 20-20 हजार, 25-25 हजार, 30 हजार रुपए दे रहा हूँ। ये एक प्रोसेस है। अब उसके अब मैं पासपोर्ट से हट के बात करूँ, चैलेंज पे बाद में आई जी मुझे एक और इसी से सवाल करने। आपने कहा कि आपको एक्स्ट्रा मनी यानी कि अदर देन जो दूसरा कंट्री का कोई भी पर्सन है, XYZ व्हाटएवर काइंड ऑफ पर्सन, उससे आपको डबल या ट्रिपल पेमेंट करनी पड़ी है, एम आई राइट? ठीक है। अब मेरा सवाल इस पे ये बनता है कि इस पे आपके यहाँ से क्या SOP होने चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स के, पाकिस्तानी जो दूसरी हमारी एम्बेसीज हैं या दूसरे कंट्रीज की एम्बेसी हमारे मुल्क में बैठी हुई हैं। कनाडा की एम्बेसी है, कनाडा का बहुत एक नाम लिया जाता है कि जी वो बहुत प्रमोट करते हैं, टैलेंट को प्रमोट करते हैं, सॉर्ट ऑफ लाइक मेनी अदर थिंग्स। आई थिंक सो जैसे जो आपने बात की बहुत पेनफुल बात थी, आई टोटली एग्री कि आपका सिर्फ रिजेक्ट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि आपकी टाई आपकी फैमिली के साथ उस तरह की बाउंडिंग नहीं है, ऐसे ही है? नहीं, मेरी ये बात है कि मेरे कनाडा में रिश्तेदार ज्यादा है, मेरे कनाडा में लोग ज्यादा रहते हैं, और मेरे कनाडा से बाहर यानी पाकिस्तान में मेरे रिश्तेदार नहीं है, या पाकिस्तान में मेरे कोई फैमिली टाइज नहीं है। फैमिली टाइज से मतलब मेरे भाई बहन यहाँ पे नहीं है। तो अब मेरा अगर फर्ज करें मेरे भाई बहन या अम्मी यहाँ नहीं रहती फॉर वॉट एवर रीजन, या तो मेरे नहीं रहते, तो मैं क्या जबरदस्ती उनको एक वीजे के लिए बोलूँ कि यहाँ पर रहे आप, या यहाँ पर आप अगर फर्ज करें किसी के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऑस्ट्रेलिया में या US में या कनाडा में जहाँ पर वो रहते हैं, तो उनको वहां से सिर्फ अपने वीजे के लिए बोलो कि प्लीज खुदा के लिए आप यहाँ पर आके रहना शुरू हो जाए, क्योंकि मसला ये कि कनाडा मुझे वीजा नहीं देगी क्योंकि वो समझती है कि मैं कनाडा आके रह जाऊंगा या मैं US आके रह जाऊंगा। मेरा इसी से तो ये एक तो सबसे बड़ा कैसे ओवरकम आदमी है ना। क्योंकि देखिए ये तो उन्होंने देखिए ओवरकम तो सबसे बड़ी बात है ना। देखिए कॉमन सेंस है ना। अब मैंने आपको बताया कॉमन सेंस की बात है कि कनाडा वालों ने जो फॉर्म बनाया है, या तो आप उससे वो फॉर्म के ऊपर चीजें पूछे, सारे सवाल आप पूछे कि मेरा भाई जो है वो जो रहता है उसके पास प्रॉपर्टी उसके ओनर की है या उसकी अपनी है या वो किराए पे रहता है। आपका पाकिस्तान में जो आपका पासपोर्ट पाकिस्तान का है, आप पाकिस्तान में आपके कितने लोग रहते हैं, कौन कौन रहते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, आपकी अपनी पाकिस्तान में क्या प्रॉपर्टी है,
आपकी अपनी पाकिस्तान में क्या कनेक्शन, ताकि आप वो जोड़ सके ना कि मैं वापस आऊंगा। अब उनके जहन में ये है कि मैं जाऊंगा तो वापस नहीं आऊंगा, तो आपको ये थोड़ी पता कि मेरी पाकिस्तान में कितनी प्रॉपर्टी है या मेरी पाकिस्तान में कितनी इन्वेस्टमेंट है। आपने तो वो सवाल मुझसे कहीं नहीं पूछा। आप ये मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये मैं आपको ऑफिशियली बात कर रहा हूँ, उनकी एप्लीकेशन डाउनलोड करके देख सकती है। आप चाहे तो एप्लीकेशन के फॉर्म की पिक्चर जब हम बात कर रहे हैं तो रेफरेंस के तौर पे लगा सकती है। और आप चाहे तो जो डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड करते हैं वो सब, ये फॉर्म क्लियर है। अब जहां तक बात आती है फीस की कि हम ज्यादा दे रहे हैं एज अ पाकिस्तानी और दूसरे कम दे रहे हैं, ये तो ऑफिशियल है। ये आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं और आप फीस का कंपैरिजन कर ले, वो तो नॉर्मल है। प्लस एम्बेसीज अपने तौर पे भी पैसे ज्यादा चार्ज करती है। जैसे कंबोडिया में मैंने फिलीपीन में मैंने कंबोडिया के वीजे के पैसे ज्यादा दिए, वो ऑफिशियल नहीं था, वो अनऑफिशियल था, बट क्या था, वो पैसे मुझे देने पड़े बिकॉज मुझे वो वीजा चाहिए था। वो उनकी वीजा देने की फीस थी एडिशनल। वो एम्बेसी ने बोला वो हमारे पैसे, मैंने कहा इसकी मुझे रिसीट दीजिए ताकि कल को मैं दुनिया को बता सकूं कि आपने मेरे साथ इतने पैसे दिए। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हें वीजा दे रहे यही बहुत है तुम्हारे लिए, पाकिस्तानियों को हम वीजा नहीं देते। इसी तरह से वियतनाम के वीजे के लिए जब मैंने पाकिस्तानी 50,000 रुपए दिए, जहाँ पर लोग 12,000 15,000 रुपए देते, वो उन्होंने मुझे सिंपली कहा तुम्हें आज चाहिए वीजा तो इतने पैसे दे दो, मैं तुम्हें अभी के अभी वीजा लगा के देता हूँ, तुम्हारा आना जाना बचेगा, टाइम बचेगा, ये बचेगा। तो मैंने कहा ठीक है दे देते हैं। तो मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ, और उसकी मुझे कोई रिसीट नहीं मिली। उसकी मुझे जो रिसीट सबकी मिली है वो उतने ही पैसे की मिली है जो ऑफिशियल पैसे हैं। वो जो पैसे जा रहे हैं, अब आप उसको किसी भी जमरे में ले आए ना, आप उसको किसी भी फीस के तौर पे ले आए या कमीशन के तौर पे ले आए या व्हाटएवर आप उसको कहना चाहें, मैंने दी है। मैं आपकी बात को थोड़ा सा स्टॉप करूंगी। देखिए हम हमेशा वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट कि पाकिस्तान का ग्रीन पासपोर्ट जो है वीक पासपोर्ट, ठीक है। टू सम एक्सटेंड अगर देखा जाए तो शायद दुनिया जिस तरह, सॉरी आई यूज दिस वर्ड, जिस कहा जाता है कि कराची या कुछ लाहौर के या पाकिस्तान के कुछ शहरों में जबरदस्ती कुछ पुलिस वाले जगह टैक्स लेते हैं, सॉर्ट ऑफ लाइक। तो देखा जाए तो दुनिया भी हमसे पाकिस्तानियों से ऐसे ही ले रही है। देखिए मैं किसी को टारगेट नहीं करूंगा और मैं पाकिस्तानी पुलिस और किसी की बात नहीं करूंगा, बट मैं कह रहा हूँ ओवरऑल दुनिया में देखे ना करप्शन है। दुनिया में ये सिस्टम है कि भाई देखें इन्फ्लेशन हर जगह है, हर बंदा कहीं ना कहीं किसी लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है, और हर बंदे के पास कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी जगह पे रहते हुए पैसे कमाए। अभी मेरे रिसेंट मैं एक एनजीओ के इवेंट पे जा गया था जब मुझे एज अ ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने अनाउंस किया था। वहां पर एक और एनजीओ आई हुई थी, उन्होंने सवाल पूछा तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि मैंने कहा हम लोग खुद भी तो खराब है। अब कल को फर्ज करें कि मेरे घर में मैं फर्ज करें मैं एक मिनिस्टर हूँ और मैं मिनिस्टर हूँ लेट सपोज सिक्योरिटी का, या लेट सपोज मैं डिफेंस मिनिस्टर हूँ। अब मुल्क में ही मेरा ही कोई रिश्तेदार कोई जुर्म करेगा तो सबसे पहले बंदा कौन उसको बचाएगा? मैं ही तो बचाऊंगा, चाहे उसका जुर्म कितने बड़ा क्यों ना हो। तो मैं ही तो अपने सिस्टम को लेकर खराब कर रहा हूँ वही। और फर्ज करे वो बंदा जो है मेरा अपना कोई बहुत करीबी, लेट सपोज जैसे मेरी बेटा नहीं है, मैं एक बात करूँ, अगर मेरा कोई बेटा होता या मेरे घर में कोई होता तो मैं उसको क्यों नहीं बचाता? और मेरा फर्ज है ना बचाना। अब मैं उसमें अपनी नौकरी के और उसके बीच में आ गया इंसानी फर्ज के कि मेरा तो बेटा है या मेरी चाची है या मेरी पुप्पी है या मेरी खाला है, तो मुझे तो बचाना है। तो मैं ही तो अपने सिस्टम को खराब कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये हर जगह पे है पूरी दुनिया में कि मैं इसको फोन कर दूं, मेरा चाचा उधर है, मेरा मामू उधर है। तो ये पूरे सिस्टम में ये करप्शन है। आपको बहुत रेयरली कोई एक ऐसा बंदा मिलेगा जो अपने ही बंदे को पनिश करेगा अब उसकी गलती पे। ये बहुत मुश्किल से ऐसे लोग मिलेंगे आपको, और वो बहुत गिनती के हैं। अब आप वो गिनती के लोग में तो नहीं बनना चाहते ना। तो मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैं खुद इतना बातें करके और इतनी कम्युनिटी के लिए बातें करके जब मेरा कोई बंदा फंसेगा कहीं ना कहीं, तो मैं तो डेफिनेटली अपनी पूरी कोशिश करूंगा उसको बचाऊं, ना कि मैं उसको फांसी पे लटका दूं जाके। तो हमारे पूरी दुनिया सिस्टम ऐसी है ना। आप दुनिया में बंदे ढूंढना शुरू करें तो आपको मिलेंगे नहीं ऐसे लोग जिन्होंने अपने ही लोगों को पनिश किया गलती के ऊपर। ये है ही नहीं सिस्टम में। तो जब आप ही अपने सिस्टम को लेकर इतना खराब कर रहे हैं तो आप दुनिया के बारे में क्या बात करेंगे? मैं अभी फर्ज करें जब मैं दुबई से आता हूँ, मैं कचरे की बास्केट ढूंढता रहता हूँ कचरा फेंकने के लिए। यहाँ मुझे दूर दूर तक कचरे की बास्केट ही नहीं मिलती। मैं कहाँ कचरा फेंकूं? जारी बात है मैं रोड पे ही फेंकूंगा कचरा पे। तो कचरे की बास्केट ही नहीं है यहाँ पे, तो मैं कहाँ? अब मैं खाना खा रहा हूँ बाहर, तो मैं घर जाके तो गाड़ी में तो कचरा नहीं जमा कर सकता, फिर घर जाके मैं पूरा ट्रैश फेंकूं। मुझे रास्ते में कोई ट्रैश बिन चाहिए, वो भी नहीं है। अब मैं कमिंग बैक, मैं फिर शायद टॉपिक से हट रहा हूँ। तो मैं आपका जो सवाल है उसको खत्म करना चाहता हूँ। जो ट्रैवलिंग पे पासपोर्ट के अलावा इश्यूज है, फिर हम इमिग्रेशन में जब खड़े होते हैं वहां पर हमें इश्यूज आते हैं। वो आते हैं जब आपको इमिग्रेशन ऑफिसर बदतमीजी से बात करते हैं आपसे कि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट हो, आपकी स्किन सील लग जाता है ना। उनको लगता है कि हम या तो एशियन कंट्री से आए हुए हैं कहीं ना कहीं से, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश, श्रीलंका।
अब इवेंचुअली सारी एक ही कंट्री, पहले सारा इंडिया था, बाद में सब होके सेपरेट हो गए, सारी कंट्री सेग्रीगेट हुई, श्रीलंका निकला, बांग्लादेश निकला, पाकिस्तान निकला, ऑल दैट। तो उनको लगता है हम इंडियन है, पाकिस्तानी व्हाटएवर, तो वो ट्रीटमेंट आपका वहीं से शुरू हो जाता है, भाई जरा साइड पे हो जाओ, कितने पैसे लेकर आए हो, कहाँ रहोगे, होटल कौन सा बुक किया है। ये किसी फॉरेनर से बात करते हुए आपको नजर नहीं आएगा, ये आपको थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोगों से ही लोग ऐसे बात करते हैं, जहां पर आप बात करें अगर लोग अफगानिस्तान से आए हुए हैं या पाकिस्तान से आए हुए हैं या बांग्लादेश से आए हुए हैं या इंडिया से आए हुए हैं, और ये ट्रीटमेंट आपको, आप साइड में खड़े जाओ, क्यों खड़े हो जाओ भाई साइड में, मैं भी तो लाइन में लग के आया हूँ ना, ये तो नहीं मैं लाइन जंप करके आया हूँ। तो ये हर जगह और ये कई मुल्कों में मैंने देखा ट्रीटमेंट। मैं किसी एक कंट्री को टारगेट नहीं करूंगा, बट मैं ये कहूंगा कि इसमें ओवरऑल जो मुझे जापान में ट्रीटमेंट मिला वो बहुत अच्छा था। जापान की एम्बेसी वाहिद एम्बेसी है पूरी दुनिया में शायद प्रोबेबली, अच्छा इवन सार्क कंट्रीज जो है ना हमारी, उनका एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें श्रीलंका थी, मलेशिया था, नेपाल थी, वो पाकिस्तानी को, क्योंकि बिकॉज ऑफ सार्क के अंदर आती है, SAARC सार्क में आती है, तो वो सार्क में उनको ये एडवांटेज था कि वीजा आपको अराइवल पे मिलेगा, बट आपको स्टिल वीजे की फीस देनी होती है। आई थिंक नेपाल में फर्स्ट टाइम वीजा फ्री है, बट आप अगर साल में दूसरी दफा जाएंगे तो आपको पैसे देने हैं, बट दूसरी कंट्रीज में आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। बट जापान इज द ओनली कंट्री प्रोबेबली जो मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस में जो पाकिस्तान को फ्री वीजा देती है, कोई पैसे चार्ज नहीं करती। अच्छा, नाइस जी, तो ये बड़ी बड़ी अच्छी बात है, और इसकी वजह ये कि बहुत सारे जापानीज लाइक इन 80s एंड 90s पाकिस्तान आते थे, उर्दू सीखते थे, उर्दू जबान पे बहुत बहुत सारे जापानीज उर्दू में बात करते थे, और बहुत सारी वीडियोस अगर आप हिस्ट्री में जाके देखें ना, कि जापानीज का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था पाकिस्तान में उनके लैंग्वेज पे, और बहुत सारे पाकिस्तानी ने माइग्रेट भी किया। तो उसके अलावा देखिए ना, पाकिस्तान को ओवरऑल सबसे बड़ा चैलेंज तो ये कि उसकी गवर्नमेंट या उसके लोग ही, मैं जैसे बता रहा हूँ ना, जैसे मैंने पर्सनली मिनिस्टर्स तक को जो मेरे बीच में थे उनको कांटेक्ट किया, जब उन्होंने मुझे रिस्पांस नहीं दिया, उन्होंने मुझे कोई वैल्यू नहीं की, और जैसे मैंने आपको रिसेंट इंसिडेंट बताया जहाँ पर लोग फॉरेनर्स को बुला के उनको प्राइम मिनिस्टर से मिलवा रहे हैं कि जी आप मिलें और आप पाकिस्तान की टूरिज्म पे बात करें और आप प्रमोट करें, वो क्या पाकिस्तान की टूरिज्म को प्रमोट करेगा जो एक बंदा पाकिस्तान में रहते हुए वो कर रहा है। आप समझती है कि एक फॉरेनर बोल देगा कि जी पाकिस्तान सेफ है तो लोग उठ के आ जाएंगे पाकिस्तान, ऐसा तो नहीं है ना। पाकिस्तान उसके बोलने से तो सेफ नहीं होगा। पाकिस्तान में जो चीज, आप फर्ज करें कि आप एक फॉरेनर है और या मैं एक फॉरेनर हूँ, मैंने बोल दिया नुसरत जी प्लीज कल पाकिस्तान आ जाइएगा, पाकिस्तान बहुत सेफ है, और कल को ही आप आई खुदा ना खास्ता आपको एयरपोर्ट से ही किसी बंदे ने आपके साथ कुछ हादसा कर दिया या चोरी कर लिया, व्हाटएवर स्नैचिंग कर ली, तो आप एयरपोर्ट से ही भाग देंगे और मुझे बोलेंगे लानत मलामत करेंगे कि सैयद साहब तुम तो भाई झूठ बोल रहे थे। अब हर बंदे का सिचुएशन हर मुल्क में अलग होता है ना, हर बंदे का सिचुएशन हर सिचुएशन में अलग है। आप दुनिया की सेफेस्ट कंट्री में भी चले जाएं, आप वहां से चोरी से नहीं बच सकती, वहां स्नैचिंग से नहीं बच सकती, या कोई हादसे से नहीं बच सकती। हर बंदे का अपना एक हर जगह पे अलग एक्सपीरियंस है। अब पाकिस्तान का ओवरऑल इमेज खराब है, सेफ नहीं है, वो एक अपनी जगह पे है। अब आप उसमें उन लोगों को सब ले ना जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, वो आपको पाकिस्तान के बारे में सही बता सकते हैं, ना कि ये फॉरेनर्स जो थोड़े पैसों के लिए, बल्कि फहद एक और चीज में ना कि फॉरेनर्स, सॉरी मैं आपको यहाँ पे एक और चीज पे थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहूंगी कि आपने दुनिया के तो मैं एक ये बात खत्म कर लूं पहले, ओके मैं ये बात खत्म कर लूं, एक मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि फॉरेनर्स हैं जो थोड़े पैसे लेके आपकी कंट्री को प्रमोट करके चले जाते हैं, वो आपकी कंट्री को क्या प्रमोट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो आपको ये सोचना, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ वो वीडियो देख के, मैंने कहा इसमें मैं अपनी बात नहीं कर रहा, और बहुत सारे पाकिस्तानी ट्रैवलर्स हैं जिनको आपको वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, उनको बुलाना चाहिए था कि भाई आप लोग आए, जब आप पाकिस्तान की टूरिज्म पे बात करें, हम आपको बता सकते हैं कि हमें क्या चैलेंज फेस हो रहा है और पाकिस्तान में हम कैसे टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। हमसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता, हमसे ज्यादा पेट्रियोटिक कोई नहीं हो सकता, हमसे ज्यादा मुल्क के लिए खिदमत कोई नहीं कर सकता। तो सॉरी, अब आप अपनी बात करना चाहिए। मैं आपकी इसी बात से, क्योंकि देखें जिसका आपने भी ये बात की है, हम ट्रेवल पे ही थोड़ा सा फोकस करके बात करते हैं कि एक और चीज आती है कि जैसे आपने 52 कंट्रीज का किया एक्टेड, पाकिस्तान में वी हैव लॉट्स ऑफ लाइक ब्यूटीफुल एरियाज, हुंजा वैली है, आपकी नॉर्थर्न एरियाज हैं, गिलगित है, लाइक स्कर्दू की अगर बात की जाए, वी हैव लॉट्स ऑफ लाइक प्लेसेस। अगर आपको चांस मिले, सपोज लाइक जैसा आपने अभी कहा कि वो चांस नहीं मिल रहा, आपको चांस मिले कि फहद आप बाहर नहीं जाएं, आप या आपका अपने एक आए, आपके अपने माइंड में आए कि नहीं फहद मुझे इस दफा किसी और कंट्री नहीं जाना, मैं एज ट्रेवलर मैं किसी के साथ, जैसे सपोज लाइक मैं आपको कहती हूँ कि जी चले हम कोलैबोरेट करते हैं थ्रू दिस चैनल और हम इसको लेके चलते हैं, इस एम को, ब्रांडिंग पोस्टर पाकिस्तान। और आप सबसे पहले कौन से सिटी को चूज करेंगे, कौन से
एरिया को चूज करेंगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, पाकिस्तान की ब्यूटी? देखिए मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं बायस नहीं हूँगा। आप मुझे कोई भी सिटी बोलेगी, कोई भी, मेरा काम है आपकी अपने चॉइस पे मुल्क करो, को और अपने मुल्क की हर चीज को। ये फहद के माइंड में हो कि नहीं मुझे प्लान जगह मुझे यूएसए का वीजा मिल रहा है, बट नहीं, दिस इज द टाइम आई वांट टू प्रमोट माय कंट्री, ये आपके अपने दिल की बात। देखिए मेरे लिए देखिए यूएस का वीजा या कहीं का वीजा इतना इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि मैंने 52 कंट्रीज ट्रैवल किया हुआ है और मैंने मतलब मेरे लिए वो जहाज देखना, जहाज में बैठना और कोई लाउंज में बैठना या कोई 5 स्टार में, दुबई में भी आप समझे पिछले 6 साल से होटल में ही रह रहा हूँ, मेरा दुबई में कोई घर रेंटल नहीं है, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइफ को बहुत अच्छा अपनी सेल्फ उस पर लग्जरी जितना बना सकता हूँ बनाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने बहुत लग्जरीज लाइफ की देखी है और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आगे भी देखूंगा। लेकिन मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं मुझे यूएस का वीजा मिले और मैं किसी सिटी को, मैं चाहता हूँ ये तो, अगर मुझे आप पर्सनली बोले मैं तो पूरे पाकिस्तान को प्रमोट करूंगा, मैं आज कराची को करूंगा, कल मैं लाहौर को करूंगा, और डेफिनेटली मेरी कोशिश होगी कि इनिशियली मैं जो प्रमोट करूँ वो मेन सिटीज करूँ जहाँ पर बिजनेस हो रहा है, जहाँ पर एक्टिविटीज हो रही है, जो आपका कराची है, जो आपका लाहौर है, जो आपका इस्लामाबाद है, क्योंकि मेन पैसे वहां से आपके जनरेट हो रहे हैं ना। पहले आप उसको स्ट्रॉन्ग बना ले, फिर आप जाए रिमोट एरियाज को, फिर आप वहां से थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करें कि भाई वहां से कितना पैसा बन सकता है। तो अगर आप फर्स्ट करें फोकस करेंगे मैं रिमोट एरिया से पैसे बनाऊं, तो रिमोट एरिया हर कोई नहीं जा सकता, नॉर्दर्न एरिया हर कोई नहीं जा सकता, नॉर्दर्न एरिया पे ट्रैवल भी इतना आसान नहीं है जितना लोग बोलते हैं कि जी मैं कर दूं चले गया। मैं आपने खुद देखा कि पाकिस्तानी खुद जो वहां पर गए उसका एक पर्टिकुलर टाइम है, एक वेदर है जिसमें आपको जाना है और एक पर्टिकुलर रूट है, वो सब चीजें फॉलो हर देखिए हर जगह जाने की एक गाइडलाइन है ना, हम लोग तो वो भी फॉलो नहीं करते, हम लोग तो बस सुबह रात को उठते हैं बोलते हैं कि चलो यार बर्फ हो रही है बर्फबारी में चलो, अब वो ये भी नहीं देखते कि बर्फ में भाई गाड़ी कौन चलाएगा, गाड़ी कैसे चलेगी, वो कहते अपनी नॉर्मल गाड़ी में जाओ। जी, और जारी बात है ना, फंस आप नेचुरली एक जगह की आपको गाइडलाइन दी हुई, हमारे मुल्क में वो गाइडलाइन के खिलाफ ही जाते हैं ना, आप उनको बोलेंगे इधर से नहीं जाना है, वो कहेंगे मैं इधर से ही आपको जाके दिखाऊंगा, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। बिल्कुल, आप उनको बोले यहाँ पर ये काम नहीं करना है, तो पूरी दुनिया पहले वहां पर वो काम करेगी दिखाने के लिए आपको कि देखो हम लोग कितने बड़े तीसमार खान है, हम लोग कितने बड़े चंगेज खान है, हम लोग यहाँ पर ये सब चीजें करते हैं, आप कौन होते बोलने वाले, क्योंकि उनको पता है इसकी कोई पनिशमेंट नहीं है, और जो बंदा मुझे उसकी पनिशमेंट देगा वो उसको मैं थोड़े बहुत पैसे दूंगा या किसी का नाम लेके बोलूंगा उसको, वो पीछे चला जाएगा। अभी रिसेंटली मैंने एक और वीडियो देखी, यहाँ पे खातून पता नहीं कौन थी लाहौर की, उन्होंने वो एक ट्रैफिक वाले को कुचल दिया अपनी गाड़ी के आगे आके, वो अभी उनको ये 2 दिन पुराना किस्सा है, 2 से 3, अभी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल, उन्होंने बदतमीजी की पहले। अब देखिए इसकी निटिग्रिटी मुझे नहीं पता, इसकी डिटेल मुझे नहीं पता, बट मैं ये कहूंगा कि ओवरऑल मैं इसकी मजम्मत ही करूंगा, क्योंकि किसी को मारना या किसी से बदतमीजी से बात करना ये तो है नहीं। अब एक बंदा आपसे अच्छी तरह बात कर रहा है तो इंसानियत के नाते उसकी उसकी पोजीशन की वजह से नहीं, इंसानियत के नाते तो अच्छी तरह आप उससे बात करें। तो अब ये है कि मुझे अगर आप बात करती है नॉर्दर्न की, सॉरी क्या बोल रही हैं? नहीं आप ये बात पूरी करें, फिर मैं एक और सवाल करती हूँ, मुझे ट्रैवल से रिलेटेड ही चीजें कुछ। जी मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो नॉर्दर्न से अच्छी जगह पाकिस्तान में खूबसूरत है ही नहीं कोई नॉर्दर्न पे, लेकिन हमें काम करना पड़ेगा, हमें उसको सेफ बनाना पड़ेगा, पहले हमें उसको लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा, जो मैं समझता हूँ बहुत लिमिटेड लोगों के लिए, वो आपको उसके अगर आप चाहते हैं उसको प्रमोट कीजिए तो पहले आप उसको उस तरह से डेवलप करें, पहले आप उसकी रोडों को उतना सेफ बनाएं कि लोग उस पर ट्रेवल कर सकें आराम से और सेफली बगैर किसी उसके, आप उसमें हैजर्ड्स लगाएं, आप उसमें लाइट्स लगाएं, आप उसमें कैमरे लगाएं, आप उसमें पहले ट्रांसपोर्ट का सिस्टम आप नॉर्मल करें कि सर्टेन गाड़ी जो है सर्टेन टाइप के ट्रांसपोर्ट जो है यहाँ से गुजरेगी भी नहीं, क्योंकि वो सेफ नहीं है, आप आगे जाके फंस जाओगे। ये आपने पहले एक बेसिक रूल से सेट करना है उधर के लिए, उधर तो कोई भी गाड़ी जा सकती है, हर गाड़ी तो नहीं जा सकती पहाड़ों पे, हर गाड़ी फिटनेस के हिसाब से इतनी फिट थोड़ी है, हमारे यहाँ तो गाड़ी की फिटनेस तो कोई देखता ही नहीं कि भाई गाड़ी कितना धुआं छोड़ रही है या गाड़ी के टायर कैसे है, आप उसको पहाड़ों पे लेके चले गए, पता चला वो गाड़ी बंद हो गई, वही अटक गई, उसने पीछे 50 गाड़ियों को बंद कर दिया, और ऐसा होता है, और वो बेवजह किसी और की, ऐसा हुआ है। मैं आपको जो बात कर रहा हूँ ना, ये मैं आपसे लिटरली ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, ये मैंने सारा डेटा पढ़ा है, ये मैंने सारी रिसर्च की है, ये सारी चीजें मैंने सुनी है देखी है, तब मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं हवाओं में बात नहीं कर रहा आपसे कोई भी, ये सब, और इसमें से 95% जितनी मैंने आपसे बात की वो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, तब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम लोग कोई चीज फॉलो नहीं करते हैं, तो हम प्रमोट क्या करेंगे, मैं अभी बोलूँ किसी को कर दो जाओ भाई कर दो जाओ भाई कर दो जाओ, मैं खुद लेके जाऊं किसी को, पता चला मैं खुद ही रोड पे फंसा हुआ बैठा हूँ कर दो, पता चला हमारे जहाज जो है वो पहुंच ही नहीं पा रहे, हमारे जहाज ही इतने माशाल्लाह
हाई क्वालिटी के जहाज है जो आधे रास्ते में खत्म हो जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं। तो मतलब आप नहीं वैसे फहद हाल देखिए अब ना तो हम ये क्या क्या। नहीं नहीं, एक मिनट में यहाँ था आपको जी दुबई में जो अभी पीछे इंसिडेंट हुआ है, बहुत सैलाब और ये सब कुछ, तो पीआईए को तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। दे हैव डन ग्रेट जॉब कि पीआईए नहीं के देखिए, पायलट ने। दुबई में जो हुआ है, देखिए दुबई में जो हुआ है, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, दुबई में जो हुआ है एक नेचुरल डिजास्टर है ना। देखिए नेचुरल डिजास्टर तो कहीं भी हो सकता है, बारिश बिल- कहीं भी हो सकती है। बिल्कुल लेकिन आप ये भी देखें कि बारिश के बाद दुबई ने रिकवर कितना फास्ट, क्या अभी बारिश सेम उतनी ही पाकिस्तान में होती? पाकिस्तान में तो आज ज्यादा पाकिस्तान बह चुका होता उसमें, बिल्कुल। आज ज्यादा गांव बह चुके थे, नहीं मैं लोग इसमें पीआईए मवेशी की सब बह तारीफ चुके कर रही होते। हूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी आई टोटली एग्री, बट मैं इसमें पीआईए की तारीफ कर रही हूँ कि जिस तरह सब कह रहे हैं कि वहां पे जिस तरह उनके पायलट ने, पीआईए के पायलट ने जिस तरह जी प्लेन को लेके वो निकला, तो आई मीन जी। इट्स तो देखिए अप्रिशिएटेबल। वो तो देखिए जो अच्छी बात है, जो अच्छी बात है वो तो है ना। लेकिन जो पीआईए ने एमरेट्स बनाई है, अब वो हम क्यों नहीं अप्रिशिएट करें? पीआईए वो एयरलाइन थी जिसने पाकिस्तान ने दुबई को एयरलाइन बनाने में हेल्प किया। बिल्कुल ऐसा ही तो है। पीआईए तो वो चीज है। अब देखिए अच्छी बात तो है, हर जगह की वो तो है। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि जो हमारे हमारे अंदर ही जो गंदगी है, अभी जैसे पीआईए की कुछ स्टाफ जो कनाडा में जाके स्लिप हुए, जिन्होंने कनाडा में जाके अभी एक रिसेंट एक और खातून पकड़ी गई, उनके जूतों से कुछ मिली चीजें, तो हम्म, मतलब और फिर जेल हो गई। तो ये सब चीजें अच्छी नहीं है ना। नहीं है। आपको ये सब चीजें करनी, तो आपको ये सोचना चाहिए कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल। अभी फर्ज करें कल को मुझे पीआईए एज अ रिप्रेजेंटेटिव, एज एम्बेसडर, या कल को कोई कंपनी मुझे एज अ टूरिज्म कंपनी या पाकिस्तान एक्सपोर्ट बोर्ड या पाशा की बात करें, या मैप की बात करें, मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, कोई भी मुझे भेजे कहीं दुनिया में, मैं जाके वहां पर कोई ऐसी हरकत करूं जो अनरीजनेबल है, जो इनह्यूमन सी है, मैं बिल्कुल पाकिस्तान को भी बदनाम कर रहा हूँ, खुद भी हो रहा हूँ, और मैं एसोसिएशन भी बदनाम कर रहा हूँ साथ तो में ना। बिल्कुल तो ऐसा मुझे ही तो ये सोचना चाहिए, अगर मैं खुद से ट्रेवल कर रहा हूँ, जो खातून को स्लिप होना था, आप जाके स्लिप हो जाती है अपने नॉर्मल ट्रेवल पे। है। बिल्कुल आप खुद ही टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट जाती, वीजा लेके टिकट लेके जाती और स्लिप हो जाती, फिर आपको जो करना है वहां आप करती। जो आपको अपने जूते में भर के कुछ लेके जाना है, तो आप जूते में भर के पीआईए की स्टाफ बन के क्यों जा रही हैं? स्टार आप बन गए, वैसे जाती। बिल्कुल ऐसा ही है कि आप एक इंस्टीट्यूट को तो बदनाम ना करें। और वो इंस्टीट्यूट किससे लिंक है वो देखे ना। देखिए ये पूरी चेन है ना। अब मैं पीआईए, अगर मैंने पीआईए के साथ होके कुछ किया है, तो पीआईए तो बदनाम हो रहा है। पीआईए के साथ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पाकिस्तान का नाम आ रहा है कि जी पाकिस्तान में तो ये होता है। अब बिल्कुल पीआईए की वजह से, जो ये हरकत की वजह से, आगे पीआईए को तो कुछ नहीं कहूंगा, बट उनके जो स्टाफ की वजह से बाकी एयरलाइन जो है, हमारी एयर ब्लू है, एयर जिना है, या जो भी हमारी एयरलाइन है, उनके स्टाफ को कितना अटैक हुआ होगा, उनके स्टाफ कितने ट्रॉमा में गए होंगे, उनके स्टाफ कितने प्रेशर में होंगे कि भाई हम तो कुछ करते नहीं है, और हर बिल्कुल कोई हमसे पूछेगा भाई कनाडा जा रहे हो, अच्छा तुम भी स्लिप हो जाओगे, अच्छा बिल्कुल। तुम्हारे जूते में क्या है। हमारी आवाम तो आपको पता ना ऐसी है, असल में ट्रोल देखिए, करने में तो नंबर 1 है। करता कोई है और बढ़ता कोई है। फहद इसमें एक और हम पॉजिटिव चीज पूछते हैं। आपने दुनिया का ट्रेवल किया, दुनिया में आपको सबसे जी खूबसूरत मुल्क कौन सा लगा? और पाकिस्तान में आपके नजदीक सबसे खूबसूरत जगह पाकिस्तान में जो आपके अपने दिल को भाती है, जो फहद को कहा जाए कि जी लाइक आप आंखें बंद करें और आपको फील हो कि यस जी। दिस इज द प्लेस जहां मैं जाके सुकून कर सकता हूँ। देखिए जो पाकिस्तान की बात करें ना, अभी भी मैं इत्तेफाक से नॉर्दर्न एरियाज में इतना गया नहीं हूँ। मैं कोयटा गया हूँ, कोयटा से थोड़ा सा आगे तक गया हूँ। ओके बट जो एरियाज आपने बात की, कर दो हो गई, और आपकी गिलगित हो गई, जाहिर बात है मैंने उसकी जो रिसेंट वीडियोस देखी है, उससे टेम्पटेशन तो है जाने की, बट साथ साथ मैंने जो उसकी सेफ्टी और पूरे चीजों पे भी पढ़ा है और देखा है, उसमें मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ। बट मैं आई वुड लव टू गो, आई वुड लव टू सी दोस प्लेसेस, क्योंकि मुझे यही बोला गया है कि जो मेरी फेवरेट कंट्री है वो है स्विट्जरलैंड, इन टर्म ऑफ जो आप कहें ना, जहाँ पर आप हम्म जाए और जहाँ पर आप खूबसूरती देखें और जहाँ पर आप हम्म फैसिलिटीज देखें, और जहाँ पर आप दुनिया के सारे वेदर देखें, बर्फ भी देखें तो गर्मी भी देखें तो बारिश भी देखें, तो वो स्विट्जरलैंड है, जहाँ पर एक ही टाइम पे सब चीजें हो रही होती है, बर्फ भी पड़ी होगी तो बारिश भी हो रही होगी, तो ठंड भी होगी तो गर्मी भी होगी। हम्म तो बहुत ज्यादा क्लीन और बहुत ज्यादा हरियाली टाइप की जगह, मतलब वो एक आपको एक ड्रीम वर्ल्ड लगता है। और बाकी जब मैंने सुना था पहले उसके बारे में, स्विट्जरलैंड के बारे में, मुझे लगता था हर बंदा झूठ बोल रहा है इतना, हर बंदा आके स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड क्यों बोलता है। हम्म बट बाकी स्विट्जरलैंड जब आप जाएंगे, स्विट्जरलैंड वाकई वैसी जगह है। तो मैंने पाकिस्तान के अंदर जो जगह की वीडियोस देखी है, जगह देखी है, आई थिंक वो सारी जगहें पाकिस्तान की, स्कर्ट हो, गिलगित, ऑल दैट, उस लेवल पे हैं। तो डेफिनेटली मैंने नहीं देखी, आई वुड लव टू एक्सप्लोर। मैंने अभी काफी दफा ट्राई किया है वहाँ की जो टूरिज्म कंपनीज हैं, वहाँ पर जो टूरिज्म प्रमोट करते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करने की। तो डेफिनेटली वो अभी हो नहीं पा रही, क्योंकि फॉर रीजन अब हमारे यहाँ सबसे पहली बात ये होती है ना कि कोई भी काम की बात आती है तो फ्री में कर लो। हम्म
सबसे पहली बात वो ये नहीं देखते कि सामने वाला भाई कोई गरीब मजदूर आदमी नहीं है, भिखारी नहीं है, या जो बिल्कुल ही गुर्बत अफलास में जो बहुत मजबूर है और आपके पास आ रहा है और आप उसको बोल रहे हैं भाई ये काम तुम ऐसा करो, कर दो, मैं तुम्हें पानी दे दूंगा, मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा। तो उसके लिए उसकी जरूरत है ना खाना खाना। फर्ज करें जिस बंदे ने खाना नहीं खाया 4 दिन से 5 दिन से, आप उसको खाना खिला के शायद मजबूरी का फायदा उठा ले, उसकी काम करवा ले। अच्छा यार ऐसा करो मेरा घर साफ कर दो, तुम्हें मैं खाना दे दूंगा। अब हमारे पास 10 मिनट है। 10 मिनट में मैं एक तो इसको कंक्लूड कि जो आपने ये बात की है कि लाइक आपने नॉर्दर्न एरियाज को नहीं देखा, मैं आपको सजेस्ट करूंगी यू लव टू गो देयर। रीजन बिहाइंड इट्स रियली ब्यूटीफुल प्लेस और बहुत सेफ है। अगर हम कहें ना कि ऐसा नहीं, मैं तो हूँ इंटरेस्टेड। देखो मैं वो सेफ्टी की बात ही कर रहा जो आप शायद मुगालता हो रहा होगा कि पता नहीं कोई लोग आके आपको बॉदर करेंगे, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं सेफ्टी की बात कर रहा हूँ इन टर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इन टर्म ऑफ लिविंग, इन टर्म ऑफ जो आपका खाना पीना है उसकी बात कर रहा हूँ। अब जैसे जाने की बात की, मैंने कहा था बहुत सारी एयरलाइंस में अभी भी इशू है, फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं, फ्लाइट्स पहुंचती नहीं है, फ्लाइट्स के अंदर डिस्ट्रप्शंस होती हैं, सेफ फ्लाइंग नहीं है। फिर आप रस्तों में अगर रोड ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो रस्ते बहुत सारे साफ नहीं। मैं उस सेफ्टी की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी इस सारे हालात में भी नहीं निफात, मैं आपको थोड़ा सा इस पे आई मीन पॉजिटिव वैल्यू ऐड ऑन करूंगी कि आई थिंक तो बहुत सारी चीजें अब बहुत इम्प्रूव हो गई हैं, क्योंकि आई नो मैं जाना चाहता हूँ, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, मैं अपनी बात जी मैं अपनी वही बात खत्म कर रहा था कि तमाम चीजों के बावजूद भी मैं जाना चाहता हूँ। अगर आप आज बोलेंगे ना मुझे, मैं आज भी जाने के लिए रेडी हूँ आप। लेकिन अगेन वो ये है कि कोई सिचुएशन ऐसी बने, कोई काम की नौयत ऐसी बने कि हाँ जी आपको जाना चाहिए। तो अभी जैसे मैंने खुद आपसे बोला कि मैंने कोलैबोरेशन के लिए बात की है टूरिज्म कंपनी से, वहाँ पे लोकल कंपनी से वगैरह, लेकिन कोई खातिर खा जवाब नहीं आ रहा ना। और जो एक दो आए हैं उनका मकसद ये कि आप मतलब फ्री में कुछ कर लें। तो भाई मैं अपनी जेब से पैसे लगा के जाके आपको क्यों प्रमोट करूं भाई? मुझे क्यों, कौन सी रकत का सवाब दे रहे हैं आप, कौन सी नफलों का सवाब दे रहे हैं आप? मैं आपको एटलीस्ट आप मेरे एक्सपेंस तो टेक केयर करोगे ना। अभी जैसे मैं लाहौर और इस्लामाबाद की बात करूं तो मुझे काफी लेक्चर्स की ऑफर आई है वहां से कि आप आके लेक्चर दें। अब मैंने कहा अगर मैं अपनी फीस भी वेव करता हूँ, आप कहते हैं कि चलो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, सॉरी नो वरीज। तो अगर कोई मुझे कहेगा कि अगर मैं फीस भी अपनी वेव करूं बिकॉज की यूनिवर्सिटी अफोर्ड नहीं कर सकती, तो आप मेरे ट्रांसपोर्ट का, मेरे आने जाने का खर्चा तो बेयर करो ना भाई। मैं आपके लिए आ रहा हूँ ना, मैं आपके बच्चों को नॉलेज देने आ रहा हूँ ना, मैं आपके बच्चों को एक्सपीरियंस देने आ रहा हूँ ना। तो आप अब वो कहते हैं कि आप अपने तौर पे आ जाएं, अपने तौर पे रह लें, या आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले। वो जब आप ही अपॉर्चुनिटी दोगे तो दूसरा कैसे देगा मुझे? फाद, इसमें अब आप कंक्लूड क्या करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा ये सेक्शन बंद हो जाएगा। आई जस्ट वांट टू नो कि आप फाइनल जो वर्ड्स हैं कि जिससे आपको लगता है कि एक न्यू जनरेशन के लिए आप क्या मैसेज जनरेट करना चाहते हैं, एज ट्रैवलर, एज एंटरटेनमेंट, एज कॉर्पोरेट ट्रेनर। मेरा मैसेज जो है ना जी, मैसेज जो है ना मेरा, वो बेसिकली सिर्फ यंग जनरेशन के लिए नहीं होगा, बट पूरे पाकिस्तान के लिए और गवर्नमेंट तक के लिए होगा। दैट्स गुड। जहां तक लोगों की बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो काम करें। चाहे मैं ये अगेन में टारगेट नहीं कर रहा कि बच्चे हों या यंग लड़के हों या स्टूडेंट ग्रेजुएट्स हों या प्रोफेशनल्स हों, सब लोग जितने हैं वो अपना काम करें और जितना भी काम कर सकते हैं अपने टाइम को यूटिलाइज करें, दोस्तों यारों में चाय के ठेकों पे बैठ के और इधर उधर की बातें करके कुछ आपने अचीव नहीं करना। जितना यूटिलाइज कर सकते हैं अपने टाइम को वो कीजिए, जितना क्रिएटिवली कर सकते हैं वो कीजिए, रिसर्च कीजिए, पढ़िए, डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, तालीम हासिल कीजिए जितना, और उसकी कोई लिमिट नहीं है। ये नहीं कि मैंने एमबीए कर लिया तो खत्म हो गया, एमफिल कर लिया तो खत्म कर लिया। एक जर्नी जो कंटिन्यू रहनी चाहिए आपकी। ये मेरा लोगों को मैसेज है। फिर काम करते रहे जितना काम कर सकते हैं और उसमें सेल्फ डिस्कवर करें अपने आप को, क्योंकि आज तक हमारे यहाँ मुल्क में और या बाहर के मुल्कों में लोगों ने सेल्फ डिस्कवर ही नहीं किया अपने आप को। उनको पता ही नहीं कि वो उनका पर्पस क्या है। और बहुत सारे लोगों ने अपने आप को सेल्फ डिस्कवर किया होगा जो एक ऐसी एज में आके जो बहुत लेट हो चुकी थी, जहाँ पर आप उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं दे सकते। तो आप जितना एज अर्ली एज पॉसिबल अपने आप को सेल्फ डिस्कवर कर पाएंगे थ्रू द गुरुज, थ्रू द मेंटोर्स, थ्रू द रिसर्च, थ्रू द सेल्फ डिस्कवरी प्रोग्राम, थ्रू एजुकेशन आप करें प्लीज। और ट्रैवलिंग जरूर करें। और आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं गाड़ियों में, गोल्ड में, मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में, उसकी बजाय थोड़े पैसे बचा के निकाल के प्लीज ट्रैवल करें और सोलो ट्रैवल करें, क्योंकि वो आपको एक अच्छा आदमी बनने में, एक आपको डिस्कवर करने में बहुत मदद करेगा। अगेन सोलो ट्रैवल
मैं ये नहीं कह रहा कि ग्रुप में ट्रैवल करे, कि क्योंकि ग्रुप में होता है कि डिपेंडेंसी होती है कि फलाना ए जो है वो घर कर देगा, ए बी जो है मेरी गाड़ी कर देगा, सी जो है वो टिकट बुक कर लेगा। तो बहुत डिपेंडेंसी होती है। जब सारी चीजें जब आप खुद करते हैं तब आपको पता चलता है कि काम कैसे होता है, चीजें कैसे होती है और कितना मुश्किल होता है काम करना और टाइम मैनेज करना और सारी चीजें अपने टूर को मैनेज करना, सिटी टू सिटी में मूव करना, बैग पैक करना, ट्रेन पकड़ना टाइम पे, बस पकड़ना टाइम पे, ये सब चीजें जब आप अकेले करते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर गवर्नमेंट को मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि जी अगर गवर्नमेंट जो है हमारी जो गवर्नमेंट को मैं मैसेज देना चाहूंगा कि अगर वो प्लीज थोड़ा सा रिस्पेक्ट करे लोगों को और अंडरस्टैंड करे कि जितने प्रोफेशनल्स हमारे मुल्क में काम करें, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बट उनको उनके आके प्रोफेशनल्स में ही उनको क्रेडिट दें, उनको रिकग्नाइज करें, उनको आप सपोर्ट करें जिस तरह से कर सकते हैं। अगेन पैसों से नहीं, बट with some motivation. अगर उनको support चाहिए in terms of getting a job, in terms of getting a position, in terms of getting a space, in terms of getting a passport, in terms of getting a letter, in terms of getting a recommendation, in terms of getting some kind of award, आप उनको वो कीजिए। इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं होगा, बट ये है कि आपका ये होगा कि आप इतनी फोर्स इकट्ठा कर लेंगे, इतने फोर्स खड़ा कर देंगे जो आपके मुल्क को डिफेंड करने के लिए काफी होगी और बहुत सारी चीजों को फेस करने के लिए काफी होगी। थैंक यू सो मच। डिफेंस इज नॉट द ओनली थिंग इसमें। जी, मैं इसको यहाँ पे फहद की इस बात से कंक्लूड करूंगी कि आई थिंक सो हम सबको बीइंग ह्यूमन इट्स आवर बेसिक रिक्वायरमेंट कि हम खुद को डिस्कवर करें। हमने अगर खुद को डिस्कवर कर लिया ना तो हमारे अंदर से नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। और ये एक और बहुत अच्छी बात की है कि बजाय आप 10-10 50-50 गाड़ियां, बंगले, जेवर रखने से बहुत बेहतर है कि सेल्फ डिस्कवर में आप खुद को इतना अपने लिए करें कि आप देखें फॉरेनर्स क्या करते हैं, पूरा वीक काम करते हैं, एट द एंड ऑफ वीकेंड वो कहीं ना कहीं ट्रेवल करते हैं, छुट्टियों के लिए अपना एक सेलिब्रेट करते हैं उस वीक को। हम अगर उस वीक को नहीं कर सकते जिंदगी जीते हैं ना, वो जिंदगी जीते हैं ना, उनको जिंदगी का मकसद बिल्कुल का पता है ना, उनको पता है कि जिंदगी कैसे जी जाती है, कि मैं 4 महीने 6 महीने 7 महीने काम करके जो पैसे बना रहा हूँ, फिर मैं जाके ट्रैवल कर रहा हूँ, अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अपनी बॉडी को टाइम दे रहा हूँ, अपनी मेंटल हेल्थ को टाइम दे रहा हूँ। ट्रैवलिंग का ये मतलब थोड़ी है कि आप सिर्फ जाके वहाँ पर आईफिल टावर देख रहे हैं या आप लिबर्टी देख रहे हैं। तो आप बेसिकली अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं, आप अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं, आप अपने आप को डिप्रेशन से निकाल रहे हैं, आप अपने आप को स्ट्रेस से बाहर लेके आ रहे हैं, आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में लेकर आ रहे हैं जहाँ पर आप दुनिया में चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपकी एजुकेशन बढ़ रही है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपका स्किल सेट बढ़ रहा है, आपको टिकट बुकिंग करना समझ आ रहा है, आपको वीजा पर कैसे लेना है वो समझ आ रहा है, लोगों से कैसे बात करनी समझ आ रही है, जहाँ पर लोग आपकी लैंग्वेज नहीं समझते उनसे आप साइन लैंग्वेज में कैसे बात कर रहे हैं, उनको अपना मकसद कैसे पहुंचा रहे हैं। तो ट्रैवलिंग में बहुत चीजें हैं। लोग समझते हैं ट्रैवलिंग करना जाओ आईफिल टावर देखो, पिक्चर लो, तो सेल्फी लो और आ जाओ, वो नहीं है। तो ये हमारे लोगों को होना चाहिए। और फिर बिल्कुल आपने ये जो सेल्फ डिस्कवर में, और ये बहुत अच्छी। और फहद आपको ये सेशन आज का कैसा लगा? मैंने बहुत आपसे सवाल किया कि आपका गला भी खुशक हो गया है। जी गला मेरा थोड़ा सा ना वो हो गया, ड्राई हो गया। एक्चुअली मैंने पानी भी नहीं पिया क्योंकि मुझे लग रहा था रिकॉर्ड हो रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा। 2 मिनट है आई थिंक सो हमारा ये सेशन बंद हो गया। तो इसको कंक्लूड करते हैं, बट ये है कि बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ऑनर दिया, आपने मुझे मौका दिया, मेरे लिए बड़े खुशी की बात है, बड़े ऑनर की बात है। और मुझे लगा कि शायद हम पूरी शाम या पूरी रात बात कर सकते थे। बहुत चीजें थी, आपके पास भी सवाल थे और मैं इत्तेफाक से आपको सवाल पे सवाल दिए जा रहा था कि और पूछे, मतलब मेरी बातों से सवाल पे सवाल निकल रहे थे। हम और अगले टॉपिक्स भी रखेंगे ताकि नॉलेज शेयर की जाए, काम है। जी एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। नॉलेज का तो देखिए कोई एंड नहीं है ना, आप समझे जर्नी जो आपको लगता है आप एंड है उसका, जब आप पहुंचते हैं उस एंड पे, पर आपको लगता है कि एक और लंबी जर्नी बाकी है।